मेरी 17 साला बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए तो एक ही जिद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल जमाना भी बहुत खराब है और घर से बाहर तो कभी नहीं निकली, सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के, तो इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर जिद अजीज थी और मैंने ठान ली कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने भी बिला तरद्दुद इजाजत दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहां पढ़ेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे थे, मगर फिर भी दिल खड़ा करके उसे भेज ही दिया और बहुत ज्यादा पैसा भी लगा। अभी तो आगे और ज्यादा लगना था। मैं घर में काफी परेशान, अपनी बेटी को लेकर मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फोन आया तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ न आए कि मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी उरूज पर थीं। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और बताए कि क्या हुआ है। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं हद दर्जा हैरान परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई और वापस आने की जिद कर रही है। मेरे शौहर काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से उस वक्त शहर जाने वाली गाड़ी नहीं थी। मैंने बेटी को दोबारा फोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी लेकर जाते हैं या फिर सुबह। उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। वहां जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत शदीद खराब थी। वो बुखार में मुब्तला थी और इस वक्त कुनूदगी में थी। मैं उसके करीब बैठी, उसका कंधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज सुनते ही उसने अपनी मंदी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर जारो कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाद उसे मोहब्बत से पिचकारते हुए कहा, मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी अदा न किया। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन उसने मुझे इतना ही कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है, मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शौहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस बच्ची हॉस्टल में रहते हुए थोड़ी घबरा गई है, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतजामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत संवरी नहीं बल्कि मजीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया लेकिन उसे कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम मियाँ बीवी के दिलों को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश इखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तो वो मेरे सामने बैठी रही लेकिन उसने कोई बात नहीं की। पहले तो वो सारा सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई। अब तो मुझे जाना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चांद सी बेटी को मुरझा कर रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सिरों खून भर गया। हमारी खुशी की इंतहा न रही कि हमारी इकलौती बेटी पहले की तरह सेहतयाब हो रही है। मुझे ये भी था कि उसकी पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसे कहा कि बेटा, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हुई। मुझे उसकी परेशानी समझ न आई। कुछ देर के बाद बोली
क्या आप ठीक कह रही हैं? मुझे वाकई ही वापस जाना चाहिए। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो तकिया मुंह पर रखे ज़ारो कतार रोने में मशगूल थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके मुंह से कपड़ा हटाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को चादर उठाई, उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक आ गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया, उसे दवा दी। कहने लगा कि दवा खाने के कुछ देर बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई। थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी कि मुझे अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब हर वक्त बेजार रहने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हम वक्त बीमार है। ये सोचकर मैं बहुत गमजदा हो जाती। अब तो ये रोज ही होने लगा। उसके पेट में शदीद दर्द उठता, मैं उसे क्लिनिक लेकर जाती। क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक उसको चेक करता, दवा देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती, लेकिन कभी कभी थी लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि दाल में कुछ काला है। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती, आगे उसे पढ़ना नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शौहर को कैसे बताऊं कि इसकी तो सेहत ही खराब है, हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है। लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात नहीं की और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। उसका शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था, जिसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे शौहर तो उनके दोस्त थे, तो हमें भी कोई एतराज नहीं था, न उन्हें कोई था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात ने मुझे हैरानी के साथ साथ खुश भी कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती। मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश व खुर्रम हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं भी पुरसुकून हो जाती। फिर एक दिन एक फोन कॉल ने मेरे पांव तले से जमीन खींच ली। वो फोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे, मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने उसे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन बेटी की सास कहीं न मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के जरिए पुलिस वगैरह से भी राब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन बेटी की सास के बारे में कोई पता नहीं लगा सका कि आखिर वो कहाँ गई। मेरी बेटी के घर में एकदम से भूचाल आ गया कि आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती हैं। हम लोग तो शाम तक वापस आ गए। बेटी का शौहर भी मुल्क से बाहर गया हुआ था। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने बाद उसका शौहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया, लेकिन उसकी सास का कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्तों बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़ों का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाकर पानी वगैरह पिलाया। उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने मुझे जो बातें बताई उन्हें सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उनका कहीं पता ना करवा सका। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो, इसीलिए मुझे नजरअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुझे मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उससे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर कहने लगा कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा शौहर है जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तल्ख बयानी कर रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन उसने अपने लबों से कफल ना हटाए। कुछ दिन के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज की तैयारी चल रही हो। मैं किचन में आई तो मेरी नन अनवाओ इकसाम के खाने बना रही थी।
मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की। उसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा कहा कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस वक्त मेरा बहस करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। मेरा शौहर और नंद दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। पिछले कई दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे, साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। उस वक्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे शौहर को लेकर दाखिल हुई। उसके मुंह से जो बातें निकल रही थीं, उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अपनी जात पर लगाए गए इतने घटिया इल्जामात सुनकर ये किसका गुनाह पाल रही है जो इसकी ये हालत है। मैं तो चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा शौहर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, बताओ बदजात, तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है। मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इनको कभी भी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाजें आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुझे समझ न आई कि मुझ पर इतने घटिया इल्जामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब शौहर मेरे कमरे में आया तो कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह पता लग गया कि मेरा शौहर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शौहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ, और जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में एक टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और कदमों तले से जमीन सिरक गई। वो मुझे कहने लगी, भावसान हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हारे घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। अगर खुश मैं नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फोन से मैंने तुम्हारे शौहर को नकली मैसेजेस भेजे, जिससे उसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सरदर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ को तो वो रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो, फिर मैंने भी रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया, और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा, और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करूंगी, मगर फिर तुम लोग गांव चले गए। उसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही।
मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नन एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थी और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बुक्स पाल रखा था। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस वक्त मेरी नन मेरे पास बेड पर आकर बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गईं। मैंने सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया और देखें बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था। मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने चली गई। वहां मैं रोजाना अपने डॉक्टर शौहर से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया। और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहां मैंने देखा अंदर क्लिनिक में अली बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। ये सुनकर मैं बहुत फिर मैं रोजाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज अंदर अली से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते। फिर जब आपको शक होने लगा तो अली ने मुझे कहा कि अब मैं क्लिनिक न आया करूं। एक दिन जब मेरा बुर्का ओढ़कर आप क्लिनिक गईं, उस दिन भी अली अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चल सका। फिर जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई, शादी की खुशियों में मसरूफ हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सर में शदीद दर्द था, पेट में भी। मुझे पता चला मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, उसके रवैये की वजह से बता न सकी। लेकिन अम्मी देखे ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला मेरी नन मेरे साथ हसद की आड़ में ये सब कर चुकी। मेरे शौहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल चीर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके अब्बा को चीदा चीदा बातें बताई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया। उसने भी मुझसे माफी मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वो बेहद शर्मिंदा था। मेरी बेटी को वापस ले गया। मेरी बेटी के शौहर ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सजा दिलाने का फैसला किया। फिर मेरी बेटी की नन को पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में उसका बहुत भयानक अंजाम हुआ। उस को तो पहले ही थी, दिमागी तौर पर और अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई। मेरी बेटी अब खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से हसद करना चाहिए, वरना ये चीजें इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं।